नाज़रीन, भारत में 4 साल के बाद 3 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ है वहाँ पर। लेकिन खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तानी खरीद रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ बैनुल अक़वामी हालात नहीं है, FBR की नाकाम है। FBR अमीरों से टैक्स चोरों से टैक्स वसूली में नाकाम है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने आसान तरीका अपनाते हुए पेट्रोल पर 100 रुपये से ज़ायद लेवी वसूल करना शुरू कर दिया है ताकि अमीरों के हिस्से का टैक्स गरीबों से भी वसूल कर लिया जाए। लेवी में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है क्योंकि आने वाले बजट में IMF की हिदायत पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 260 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF को 860 अरब के इजाफी टैक्स इक़दामात की यकीन दहानी भी करवा दी है, जिसमें बिजली और गैस मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी भी शामिल है। और ये सब उस वक्त प्लान किया जा रहा है, ऐसे वक्त में प्लान किया जा रहा है कि जब मुल्क में महंगाई की शरह 20 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 10.9% पर पहुंच चुकी है। मुल्क में जो गुर्बत का ग्राफ है वो पिछले 7 सालों में 7% बढ़कर तकरीबन 29% पर जा चुका है। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, गैस सब IMF के कहने पर ही महंगी की जा रही हैं और बजट भी IMF के अप्रूवल से ही बन रहा है, तो फिर वजारत ख़जाना कर क्या रही है? क्या बजट IMF बना रहा है या वजारत ख़जाना बना रही है? क्या सेनेट की नशिस्त और प्रोटोकॉल सिर्फ IMF से हिदायत लेने के लिए हासिल किया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले मेरे इसी एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दे दीजिए कि बजट बना कौन रहा है सर, IMF या वजारत ख़जाना? देखिए, 2010 से लेके और 2025 तक तकरीबन 16 बजट्स हैं जो मैंने बड़े करीबी तौर पे देखे। आपका जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब ये है कि अगर तो वो 16 बजट जो 2010 मैंने इसलिए साल चुना है कि उस साल 18वीं तरमीम जो है वो नेशनल असेंबली ने पास कर दी। तो वो जो 16 बजट्स हैं 2010 से लेके 2025 तक के साल तक, वो तो मैं समझता हूँ कि शेख चिल्ली ने बनाए हैं और अलिफ लैला की कहानियां हैं। और उसकी वजह यह है कि 2010 के बाद जब 18वीं तरमीम पास कर दी गई तो जो आमदन फेडरल गवर्नमेंट की वफाकी हुकूमत की बनती है, लेट्स से कि वो पिछले साल हमें बताया गया कि 16,000 अरब की आमदन है और साथ ही बताया जाता है कि 8,000 अरब जो है वो सूबों को बांट दी जाती है 18वीं तरमीम के तहत और 8,000 अरब जो है वो मखसूस कर दी जाती है सूद के लिए। तो बाकी वफाकी हुकूमत के पास तो कुछ बचता नहीं, तो बजट नहीं बन रहा। यहाँ पे एक मशीन है, जो एक हुकूमत है वफाकी हुकूमत, वो मशीन है कर्जा जात हासिल करने की, और 4 हुकूमतें ऐसी बैठी हैं जो वो कर्जा जात हासिल करने के बाद उसका खर्चा करती चली जाती हैं। तो जब तक तो सर अब हुआ ये कि बजट से पहले ही फारूक साहब IMF ने 11 नई शराइत रख दी और हुकूमत की जानिब से जी यकीन दहानी भी करवा दी गई है सर। बिजली महंगी करने की यकीन दहानी, गैस महंगी करने की यकीन दहानी सर। अब इजाफी टैक्स 860 अरब ये भी वसूल किए जाने का इम्कान है। तो अभी जो 10 पॉइंट प्लस पे हम बैठे हुए हैं महंगाई की शरह पे, मजीद कहाँ जाने का इम्कान है? जी, मैं आपको बुनियादी वजह उसकी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम जो कि हमारा आइन है, कानून का हिस्सा है, अगर उसकी फाइनेंशियल शिकें जो हैं, जो माली शिकें हैं, अगर उसको पूरा करना है तो फिर वफाकी हुकूमत में कोई बजट नहीं बन सकता। ये जिन महंगाई आइटम्स का आप जिक्र कर रही हैं उसका कंट्रोल मैं नहीं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के पास रहा है। अगर कोई पैसा टका जेब में नहीं है सूद और सूबों में बांटने के बाद, तो फिर आप और मैं अगर तवक्को लगा के बैठे कि वफाकी हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने वाली है, तो फिर ये गलती वफाकी हुकूमत की नहीं है, ये आपकी और मेरी है। सही सर। ये पेट्रोलियम लेवी, इसमें 260 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। तो इस वक्त भी हुकूमत IMF से 160 रुपए लेवी कमिट कर चुकी है, तो फिर मजीद कितनी बढ़ सकती है? और फिर क्या पेट्रोल 400 रुपए पे है अभी प्लस पे, अभी क्या फिर हम 500 रुपए का पेट्रोल ले रहे होंगे 1 लीटर? देखिए, जो पहले एक आईनी और कानूनी हद थी पेट्रोलियम लेवी की, वो हटा दी गई। अब कोई हद नहीं है। आज से 4 साल पहले सन 2022 में ये पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 10 रुपए फी लीटर हुआ करता था। तो अब आप सोचिए कि 4 साल में वो 10 रुपए से अब कोई 117 रुपए पे पहुंच गया है
और इसकी जो सीलिंग है, जो हद है, वो ख़त्म कर दी गई। अब ये आपका और मेरा अंदाज़ा हो जी। सकता है कि यह हद कहाँ तक जा सकती है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि FBI जो है वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहा। हम्म। मेरे नज़दीक वजह ये है कि हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर FBI का आप तजिया जी। करें और आज़ाद शुमार की बुनियाद पे करें, तो आज से कोई 20 साल पहले जो हद रखी गई थी टैक्सेशन की वो 1000 अरब थी, और पिछले साल हमें हुकूमत खुद बता जी। रही है कि 14,000 अरब इकट्ठा कर लिया गया था। तो FBI तो 1000 अरब टैक्स कलेक्शन से 14,000 टैक्स कलेक्शन पे पहुंची है तकरीबन 20 सालों में। तो टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है। जी। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे टैक्स के ऊपर फोकस नहीं और होना हर चाहिए। चीज़ पर तो सिवाय वो सांस के हर चीज़ पर ही टैक्स दे रहा है। सर मुझे ये फरमाइए, साकिब शिरानी साहब के मुताबिक 4 साल में 50,000 अरब के टैक्स लगे और ये मजमूई तौर पर पिछले 17 साल के टैक्स के बराबर है। ऐसा ही है सर? जी, मैं आपके सामने यही पिक्चर रख रहा हूं कि प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन का नहीं है। टैक्स कलेक्शन बेशुमार हो रही है, प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात का है, हुकूमती नुकसानात का है, जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आप टैक्स कलेक्ट क्या, आप अगर पाकिस्तानियों का आप सोचिए कि उनका अगर खून भी लेना शुरू कर दें तो उससे भी हुकूमती अखराजात जो हैं वो पूरे होते नजर नहीं आते। तो यहाँ पे बीमारी वैसे अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि क्या तवक्कात हैं आपकी अगले बजट से, लेकिन आपकी पूरी गुफ्तगू से आवाम की भी जो तवक्कात होंगी ना वो भी सर बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई होंगी और हमें नज़र आ रहा है कि अब क्या होने जा रहा है अगले बजट में। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और बलूचिस्तान की भी अपनी बात है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो छुपी हुई क्यों है और उसको दुनिया के सामने आया करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए नवाबजादा ज़रैन मक्सी साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं टूरिज़्म बलूचिस्तान के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती हुस्न से माला माल है, मनाज़र हैं, दिलकश सयाहती मकामात हैं, साहिली पट्टी से लेकर जो खूबसूरत पहाड़ों और तारीख़ी मकामात की सयाहत है, इसको फ़रोग़ देकर बलूचिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाई जा सकती है। तो महकमा सयाहत जो है वो इसकी पॉलिसी की तश्कील के हवाले से इस वक्त क्या इक़दामात उठा रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जो काम शुरू किया, हमने सोचा कि एक ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क, ग्राउंड वर्क करें तो बेहतर रहेगा। तो हमने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम रखा था, टूरिज़्म इवेंट, ग्रैंड टूरिज़्म इवेंट, कोई 3 दिन का इवेंट था। उसमें जी हमने जो बलूचिस्तान के तौर तरीके हैं, बलूचिस्तान के जो खूबसूरती है, चीज़ें हैं, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे ऑलिव्स हों, चाहे हमारे बीचेस हों, साहिली पट्टा हो, तो वो एक हमने प्रोजेक्ट किया था। और उससे ये फ़ायदा हुआ हमें कि लोगों ने हमको ना खाली देखा नहीं, बल्कि फिर आए और फिर एक कॉन्वर्सेशन एक शुरू हुआ, जिसमें फिर उसके बाद हमने एक टूरिज़्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन का 2 दिन का एक सेमिनार रखा। और वो खाली सुपरफिशियल मैं समझता हूँ नहीं था, ना वो ऑप्टिक्स था, ना कोई सुपरफिशियल चीज़ थी। 2 दिन हार्ड वर्क था, जिसमें से स्टेक होल्डर्स को हमने बुलाया जी, फ्रॉम कश्मीर, इस्लामाबाद जी, एल्पाइन क्लब, हाशू ग्रुप, वॉलजी ग्रुप और मुख्तलिफ दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में से और बलूचिस्तान से भी। तो हम सारे इकट्ठे बैठे और हमने एक बाकायदा वर्किंग ग्रुप प्रिपेयर किया। 9-10 सवालात थे, हर ग्रुप में ब्रेकअप करके लोगों ने अपना इनपुट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास इंफॉर्मेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स और ग्राउंड एक्सपीरियंस सबसे जिस इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो हमको इनपुट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह एक टूरिज़्म पॉलिसी का एक बाकायदा एक ऐलान करने मंथ इट विल बी फॉर्मुलेटेड एंड प्रेजेंटेड इन द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। ये जो जिस कॉन्फ्रेंस का आपने तस्करा किया बलूचिस्तान की सयाहत में, सर बताइए कितना पोटेंशियल है, कितना रोजगार इसके जरिए मिल सकता है मकामी अफराद को? जी, असल बात तो ये है, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा फोकस है इज़ रोज़गार। देखिए, बलूचिस्तान में एक बेरोज़गारी का एक नारा चलता है, एक बेरोज़गारी का एक मौक़िफ़ है, पेश आता है, और जो पार्शली करेक्ट है। बहुत बड़ा इलाका है, लोग पॉपुलेशन इतनी नहीं है, मगर
कोई सनत या इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ 2-3 बलूचिस्तान में एंडलेस पोटेंशियल है हर चीज़ का। आप माइनिंग देख लें, XYZ और दूसरी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है टू एन एक्सटेंट। मैं समझता हूँ टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम लोकल्स को ओनरशिप दे के एक इकोनॉमिक इंडस्ट्री चल सकती है, एक्टिवेट हो सकती है। तो मेरा फोकस सबसे ये कि जी हम रोज़गार दें अपने बहन भाइयों को, जी बलूचिस्तानियों को। अच्छा, मुझे ये फरमाइए, जो सबसे बड़ी राह में रुकावट है ना, वो अमन अमान की सूरत हाल है सर। सूबाई हुकूमत इस मसले को किस तरह से टैकल कर रही है या करेगी, क्या प्लान है आपका? जी देखें, हर जगह में आप नॉर्दर्न एरियाज में जाके देखें, स्वात में क्या हालात ख़राब नहीं थे? क्या एक ज़माने में जो मेक्सिको सिटी बड़ा मशहूर जगह है, क्या हालात ख़राब नहीं थे? क्या श्रीलंका के हालात ख़राब नहीं थे? क्या साउथ अमेरिका, कोलंबिया, वेनेजुएला के हालात ख़राब नहीं थे? देखें, हमारा मौक़िफ़ खाली ये नहीं कि जी हम सेहत को बढ़ाना चाह रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो असल वारिस हैं वो लोकल बलूचिस्तानी हैं जी। उनका हक है, उनको प्रायोरिटी दिया जाए, तरजीह दिया जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, अगर हम सिचुएशन, मैं ये नहीं, अगर मैं बैठ के आपको कहूँ कि सिचुएशन 100% कंड्यूसिव है जी, वो मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं होगा। इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं, बट दिस इज़ आवर वे ऑफ कॉम्बैटिंग, दिस इज़ आवर वे ऑफ रेजिस्टिंग कि नहीं, बलूचिस्तान हमारा है जी। हम जो बलूचिस्तान के जो साहिल वसाइल हैं वो हमारे ओनरशिप के अंडर आने चाहिए, लोकल्स के ओनरशिप के अंडर आने चाहिए। तो ये हमारा मौक़िफ़ है कि वी विल कॉम्बैट एनी फॉर्म ऑफ दहशतगर्दी हो या इंस्टेबिलिटी हो विथ जी टूरिज़्म, इंडस्ट्री, रोज़गार और इन चीज़ों में। ज़रैन मक्सी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में आप साथ मौजूद